हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से चर्चा कर रखी थी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, और इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में जो चर्चा की थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत एक संक्षिप्त परिचय पढ़ रखा था। भारत एक संक्षिप्त परिचय जो हमारा पहला चैप्टर था, उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन करना था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई राज्यों की चर्चा की थी और अंतिम राज्य हमने जो चर्चा किया था वो था महाराष्ट्र। आज मैं जिस राज्य के साथ आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूं वो राज्य है हमारा गुजरात। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो गुजरात, ये गुजरात राज्य है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं गुजरात। आज हमारा टॉपिक है गुजरात। तो गुजरात का इतिहास आप बोल सकते हो कि पाषाण युग के बस्तियों के साथ ही शुरू हुआ। इसके बाद जो चालकोलिथिक एज जो था, मतलब आप ताम्र पाषाण काल भी बोल सकते हो, चालकोलिथिक एज बोल सकते हो, कांस्ययुगीन सभ्यता, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर, है ना। तो कांस्ययुगीन बस्तियों जैसे हड़प्पा कल्चर वगैरह के साथ ही शुरू हुआ, ठीक है, आप वो बोल सकते हो। इसके साथ साथ आप देखोगे कि स्वतंत्रता से पहले यानी आज़ादी से पहले गुजरात का वर्तमान क्षेत्र जो है मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त था। एक ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरा जो था वो देसी रियासत के अंतर्गत विस्तृत था। और आप अगर गुजरात को गौर से देखोगे तो गुजरात जो है पश्चिमी तट पर स्थित, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। उसकी अवस्थिति के बारे में मैं चलता हूं आप लोगों को चर्चा करने, जिसे हम लोग चौहद्दी के नाम से जानते हैं। ओके, तो मैं चलता हूं गुजरात की चौहद्दी को बताने आपके पास। तो गुजरात में, गुजरात शॉर्ट में लिख दे रहा हूं गुजरात। आप इस मैप के अनुसार देखोगे तो गुजरात के आपके उत्तर में, आप बेसिकली गुजरात के उत्तर में आपको, या उत्तर पश्चिम बोल सकते हो कि गुजरात के उत्तर या उत्तर पश्चिम में आपको पाकिस्तान देश दिखेगा। मतलब आप उत्तर में भी देख लो, ये गुजरात है ना, गुजरात के उत्तर में देख लो तो ये पाकिस्तान है। गुजरात के उत्तर पश्चिम, उत्तर या उत्तर पश्चिम में बोल सकते हो आप लोग कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान देश है, ठीक है ना। गुजरात के उत्तर में पाकिस्तान है। अगर गुजरात के उत्तर पूर्व में देख लो आप, तो उत्तर पूर्व में आपको दिखेगा राजस्थान। आप यहां पर मैप में देख सकते हो, ये उत्तर पूर्व में आपको दिखेगा कौन? राजस्थान, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो आपका राज्य है उसका नाम है राजस्थान। अगर गुजरात के दक्षिण में आप आ जाओ, ये गुजरात के दक्षिण में देखोगे तो ये आपका दक्षिण में राज्य है कौन? महाराष्ट्र। मैं शॉर्ट में एमएच लिख रहा हूं, ठीक है। गुजरात के दक्षिण में कौन सा राज्य है बच्चों? महाराष्ट्र। गुजरात के अगर दक्षिण पूर्व की ओर आप देखोगे, गुजरात जो आपको दिख रहा है, ये गुजरात के दक्षिण पूर्व की ओर आप देखोगे या फिर पूर्व की ओर देखोगे तो आपको नजर आएगा मध्य प्रदेश। देखो ये मध्य प्रदेश है, पूर्व में भी मध्य प्रदेश है और दक्षिण पूर्व में भी मध्य प्रदेश है। मतलब आप इस दिशा को भी इंडिकेट कर सकते हो एमपी, या फिर आप इस दिशा को भी इंडिकेट कर सकते हो एमपी। मतलब दोनों को कर सकते हो। पूर्व में कौन सा है तो एमपी है, फिर दक्षिण पूर्व में कौन सा है तो एमपी है। यानी साउथ ईस्ट भी एमपी और ईस्ट भी एमपी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये था आपका गुजरात का। और गुजरात के संदर्भ में अगर पश्चिम की बात करूं तो गुजरात के पश्चिम में आप आसानी से देख सकते हो यहां पर क्या है, तो ये अरेबियन सी का एक पार्ट्स है। देखो अरेबियन सी का पार्ट्स है पूरा। तो गुजरात के पश्चिम में है कौन? अरेबियन सी, यानी अरब सागर। तो गुजरात का जो पार्ट्स है ये किस देश को टच करता है? तो पाकिस्तान को टच करता है। गुजरात का कौन कौन सा राज्य गुजरात से टच करता है आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आपको मैंने ये फिगर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसके आंकड़ों पर। तो गुजरात का जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं अगर बात करूं तो इसका जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात बोले तो फिर मैं बता रहा हूं पर थाउजेंड पर जितने भी महिलाओं की संख्या है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। तो इसका जो लिंग अनुपात है लगभग 919 यानी 919 है। अगर मैं इसकी साक्षरता यानी लिटरेसी के रूप में अगर बात करूं तो इसका लिटरेसी है 78.03, यानी साक्षरता दर जो है, ये साक्षरता दर मैं किसका बात कर रहा हूं तो गुजरात का। तो गुजरात का जो साक्षरता दर है 78.03% के पास में आपको मिलेगा। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या प्रति वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हो, या प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले जितने भी व्यक्तियों की संख्या होती है उसे जनसंख्या घनत्व के रूप में जानते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करूं मैं, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं मैं तो 308 यानी पर किलोमीटर पर पर्सन जो है वो व्यक्तियों की संख्या। अगर मैं इसमें 10 की वृद्धि दर की बारे में बात करूं यानी 2001 से 2011 के रूप में, तो मैं बात करूंगा जनसंख्या
कि दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर के बारे में अगर बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं 19.1% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर आपको मिलेगा। कहीं कहीं आपको 19.3 भी आपको दिखेंगे, है ना, 19.3, लेकिन बेसिकली जो है आप बोल सकते हो 19.3% ले सकते हो। जनसंख्या घनत्व तो कितना है 19.3 या 19.1, बेसिकली 19.3। और अगर साक्षरता के रूप में बात किया जाए तो 78.03%। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात किया जाए 308। अगर इसमें कुल जिलों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो कुल जिले की संख्या अगर आपसे पूछा जाए बच्चों तो कुल जिले की संख्या होगी 33। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भाषा क्या है, मेन लैंग्वेज यहां का क्या है, मुख्य भाषा, मेन लैंग्वेज ऑफ गुजरात क्या है, तो गुजराती। यहां की मुख्य भाषा क्या है दोस्तों, तो गुजराती। याद रखना क्या है, गुजराती। यहां की मुख्य भाषा क्या है, गुजराती। अगर यहां पूछ दिया जाए कि गुजरात में जो है, जैसे आपसे पूछा जाएगा गुजरात में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या कितना है, यानी जो विधानसभा मैंने बताया था ना, विधानसभा की संख्या कितनी है, तो अगर विधानसभा पूछे तो 182। ठीक है, विधानसभा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मैंने लिख दिया तो द्विसदनीय, अगर नहीं लिखा तो एक सदनीय। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है तो मैं क्या बताया, 182। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की संख्या कितनी है तो लोकसभा यहां मात्र 26 है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा कितनी है तो राज्यसभा यहां मात्र 11 है, 11। और लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो ये कौन सा है, एक सदनीय विधानमंडल गुजरात में उपस्थित है। अब मैं चलता हूं इसके गठन की तरफ। गुजरात राज्य का जो गठन है, चूंकि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, आप लोग जान रहे हो गुजरात की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है, गांधीनगर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था तो वही मैंने जो बताया था, गुजरात और महाराष्ट्र बढ़ गया था। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में, तो 1 मई 1960। अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ तो 1 मई 1960 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका गठन हुआ। और जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। अगर मैं बात करूं इसका सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर कौन है दोस्तों, अहमदाबाद। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन में आप लोगों ने सुना होगा, सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा मुंबई, है ना। फिर भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये सारा फैक्ट्स मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ा शहर क्या है, अहमदाबाद। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। जब आप पढ़ोगे कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है, अगर आपको जब मैं बताऊंगा ज्योग्राफी के अगले ये सेशन में, तो जो आप देखोगे कि जो अब भारत है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में जो स्थित था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, कैप कमोरिन। भारत का पूर्वी बिंदु अगर लो तो पूर्वी बिंदु में अरुणाचल प्रदेश के पास है आपका किबिथु बोल सकते हो, है ना, या वालंगू। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गौर माता या गुहार माता के रूप में जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। उसी का मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है गुहार माता या गौर माता, गुहार माता या गौर माता। ठीक है, इससे पहले मैंने जो बताया, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु क्या बताया मैंने, तो कन्याकुमारी में कैप कमोरिन, पूर्वी बिंदु क्या बताया, वालंगू या फिर किबिथु, और पश्चिमी बिंदु क्या बताया, सरक्रिक या गौर माता या गुहार माता। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो कैप कमोरिन होगा, लेकिन याद रखना अगर सिर्फ भारत का पूछा जाए तो भारत का सबसे पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा, जिसे पिग्मलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट के नाम रूप में जाना जाता है। मैं फिर बाद में बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जब आऊंगा तो सारी चीजों को डिटेल करूंगा। अभी फैक्चुअल ही सेशन बेसिकली चल रहा है, हम लोग का कॉन्सेप्चुअल आना बाकी है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं क्या, गुहार माता या गौर माता के बारे में। ठीक है, जो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है, जो भारत का सबसे सुदूरतम पश्चिमतम भाग है। प्रमुख नदी के बारे में बात करता हूं अब यहां की गुजरात की जो प्रमुख नदी है, बेसिकली प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो पहला ही नाम आपके दिमाग में चल रहा होगा, साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, सुने होंगे आप लोग। एनीवे, तो ये साबरमती जो है यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। माही नदी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी जहां पर धुआंधार जलप्रपात है। ताप्ती नदी जो नर्मदा नदी के जस्ट नीचे है। मतलब ये आप जब भौगोलिक कंडीशन देखोगे तो ये वाला आपको दिखेगा, यहाँ विंध्याचल की श्रेणी है, यहाँ पर दिखेगा आपका अरावली की, विंध्याचल के नीचे जो है सतपुरा की श्रेणी है। ये विंध्याचल की श्रेणी आपको मिलेगा, ये सतपुरा की श्रेणी मिलेगी, ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। ठीक है,
तो नर्मदा ताप्ती, इसके बारे में नदी वाले चैप्टर में मैं करवाऊंगा। फिलहाल तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये प्रमुख यहाँ की नदियां हैं। इसके अलावा बनास है, सरस्वती है, हाँ बनास सरस्वती ले लो, दमन गंगा ले लो, ये सारी नदियां जो है प्रमुख नदियों में से एक है। जो मैंने नाम बोला लिखा नहीं है, उससे भी आप लोग सुन के जरूर नोट करना, ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ उसे ही आप लोग नोट करना। अब अगर आप देखोगे तो मैंने कौन सा बोला, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है लगभग। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा भारत को 2 राज्यों में 2 भागों में बांट देता है, जो 8 राज्यों से होकर क्रॉस करता है, मैं फिर बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है, इस राज्य की यानी गुजरात राज्य की उत्तरी सीमा, जो लाइन दिख रहे हो ना ब्लू वाला, ये लाइन जो है कर्क रेखा का लाइन है, जो यहां से क्रॉस करेगा, है ना। तो ये गुजरात के उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है पालनपुर, पालनपुर या पालमपुर, ठीक है। तो ये पालनपुर क्या है, एक छोटा सा पॉइंट रखना, यहां तक अरावली का दक्षिणतम विस्तार है। जो आप अरावली देखोगे, जो ना केवल भारत बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है अरावली की श्रृंखला। ये अरावली की श्रृंखला जो आप देखोगे यहां से क्रॉस करते हुए, बेसिकली ये राजस्थान में है। फिलहाल मैं गुजरात पढ़ा तो गुजरात पे फोकस करूंगा। तो अरावली का कुछ सिरा जो है वो आपका गुजरात वाले श्रेणी में भी पड़ता है। एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर। तो यहां का अरावली का जो दक्षिणतम भाग होगा वो क्या होगा, पालनपुर तक विस्तार है, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, खंभात की खाड़ी, बे ऑफ खंभात। चूंकि आप मैप में देख सकते हो कि गल्फ ऑफ खंभात, देखो ये गल्फ ऑफ खंभात है ना, तो ये खंभात की खाड़ी कहां पर है, तो गुजरात के पास है, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में है खंभात की खाड़ी। यहां भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा ज्वार क्या है, तो ज्वार के बारे में मैं आपको थोड़ा छोटी छोटी मगर मोटी बातें कंसेप्ट देना चाहता हूं। तो ज्वार और ज्वार भाटा, जिसको टाइड कहते हैं ना, ज्वार या ज्वार भाटा, जिसे इंग्लिश में टाइड कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में आप लोग समझना अच्छे से, टाइड क्या होता है, ज्वार क्या होता है। देखो ये मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी बताऊंगा तो उसको और एक्सप्लेन बढ़िया से करूंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट्स है। फिर भी अगर ये पॉइंट आया है तो मैं बता देना उचित समझता हूं, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। ज्वार क्या होता है, टाइड क्या होता है। तो देखो ज्वार आने का मतलब एक प्रकार से समुद्री हलचल है। ज्वार मतलब एक जो समुद्र के स्थल, मतलब सपोज कर लो ये मान लो पानी है, समुद्र है, जब ये सागर की लहरें किनारे की ओर जाती है, किनारे की ओर जाती है, दैट इज कॉल्ड ज्वार। और जब ये वापस आती है तो भाटा। समझ में आया। जैसे आप मुंबई में जा रहे हो, कहीं बीच पे हो, कहीं पर एकदम हू ला लू सकला लू पूरा एकदम गाना गा रहे हो, पूरा एकदम जबरदस्त गाना मस्ती कर रहे हो, उस समय में मस्ती के वक्त देखते हो लहर कैसे आपके पैर को छूता है, बहुत खूबसूरत पहलू लगता है वो। तो जब लहरें आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड ज्वार, और जब वो लहरें हमसे दूर होकर फिर से समुद्र में चले जाती है उसको क्या बोलते हैं, भाटा। उम्मीद है समझ में आई होगी, नहीं भी समझ में आई होगी तो अगले में थ्योरी में चलूंगा। तो ज्वार भाटा समझ में आएगा, जो किनारे की ओर आए ज्वार और जो वापस जाए भाटा। अब आता है कि ज्वार भाटा होता कैसे है। अब मैं उस पर चर्चा करूंगा कि ज्वार भाटा कैसे होता है। तो ज्वार भाटा आने का जो कारण होगा वो बेसिकली 2 कारण होता है, ठीक है। एक कारण जो होगा वो होगा, चूंकि ये ज्वार भाटा आने के लिए जो टूल्स है वो 3 टूल्स है। एक मैंने सूर्य को बना दिया, दूसरा मैंने चंद्रमा को बना दिया, है ना, और तीसरा मैंने अर्थ को बना दिया। ये 3 ही टूल्स है, ये 3 ही उपकरण है जिसके द्वारा ज्वार भाटा हमारे यहां आते हैं। अब ये तीनों का भी एक खास कंडीशन होता है जिसके द्वारा ज्वार भाटा आते हैं। वो कंडीशन पहला ये है कि ये तीनों एक समकोणिक स्थिति में होंगी। समकोणिक स्थिति मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण में होगा, 90 डिग्री एंगल में होगा। सपोज कर लो ये सूर्य है, सपोज कर लो ये हमारा अर्थ है, और सपोज कर लो ये चंद्रमा है। तो ये पृथ्वी जो है चंद्रमा भी खींचेगा और सूर्य का भी आकर्षण शक्ति इस पे काम करेगी, समकोणिक होगा, 90 डिग्री एंगल पे है। तो एक कंडीशन होगा ज्वार भाटा आने का, और दूसरा होगा वन लेनर यानी सरल रेखा में हो। क्या हो, सरल रेखा में। तो सरल रेखा में कब कब हो सकता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हो, या जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हो। ये दोनों कंडीशन में सरल रेखा में 2 कंडीशन निकल कर आ रहे हैं ना, सरल रेखा में 2 कंडीशन निकल कर आ रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ज्वार भाटा होगा। अब ये कंडीशन जो आप देख रहे हो, जो बीच में क्या है, चंद्रमा है, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पा रहा है, इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सूर्य ग्रहण। और बीच में अगर पृथ्वी है तो इस ग्रहण को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो यहां पर 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। सूर्य ग्रहण क्या है, सोलर इक्लिप्स जिसको बोलते हैं, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये ज्वार भाटा का संदर्भ में आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों को हटा रहा हूं, ये अगर और भी समझना है तो जब इसका चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, अगले पॉइंट की ओर रुक करता हूं।
मैंने शब्द का चर्चा कर रखा था खंबात की खाड़ी, और मैंने बताया कि खंबात की खाड़ी यहां भारत का जो है सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ये खंबात की खाड़ी में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार जैसे ही मस्तिष्क में जाएगा तो मन मस्तिष्क से ये प्रेरणा कर लेना जो मैंने अभी बताया कि ज्वार क्या होता है। अब मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं जिसका नाम है काकड़ा पाड़ा। काकड़ा पाड़ा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये प्रश्न। काकड़ा पाड़ा सूरत जिला में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक इंडस्ट्रियल रूप में काम करता है, एटॉमिक एनर्जी के रूप में। काकड़ा पाड़ा, तो काकड़ा पाड़ा कहां है दोस्तों? तो गुजरात में है। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगला, महात्मा गांधी का जगह। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869। खैर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ना है। तो गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, अगर याद नहीं रहे तो याद रखना, महात्मा गांधी का 3 बंदर, तो बंदर पोरबंदर गुजरात। ठीक है, पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म स्थल है ये पोरबंदर। ठीक है, अब चलता हूं मैं अगला पॉइंट, मलक्का बैंक। मलक्का बैंक, मलक्का बैंक कहां है? तो भाई गुजरात में है। गुजरात में एक जगह भावनगर, भावनगर के दक्षिण पूर्व में खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी आपने अभी मैंने बताया, खंबात की खाड़ी देखो आप देख लेना, ये जो मैप मैंने बताया ना गुजरात का, ये जो मैप देख पा रहे हो ना आप, देखो मैंने रफ स्केल ऑफ इंडिया बताया है। ये जो मैंने बताया ये क्या बताया दोस्तों? खंबात की खाड़ी। ये जो दिख रहा है ना ये है रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का रन। अभी थोड़ी देर बाद मैं चर्चा करूंगा कच्छ का रन। आपको मैं बता दूं कि मेरे गुरुदेव यहां पर एक पोस्टेड है, रंजीत कुमार आईएएस, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहां हो गया? यहां पर हो गया। ठीक है, तो मलक्का बैंक के बारे में चर्चा कर रहा था कि जो भावनगर है, भावनगर के दक्षिण पूर्व खंबात की खाड़ी में स्थित है एक समुद्री उथला हुआ भाग जिसे मलक्का बैंक के रूप में जानते हैं। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, आनंद। आनंद गुजरात राज्य के डेयरी उद्योग, डेयरी मतलब जहां पर दूध का उत्पादन होता है, तो गुजरात राज्य के डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला जो साबरमती और माही नदी, 2 नदी का मैंने जिक्र किया, कौन कौन? साबरमती और माही। तो साबरमती और माही नदियों के बीच जो दोआब वाला क्षेत्र है, माने दो दोआब, मैंने क्वेश्चन भी पूछ रखा था आप लोगों से, है ना, तो याद रखना। सपोज करो मान लो ये आपका कोई नदी है, कोई भी नदी, मान लो सपोज ये गंगा है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को, यानी 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों? दोआब। दो मतलब दो, आप मतलब नदी, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ये बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होगा, यहां पर सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा होंगे, फर्टिलाइजर होगा यहाँ की भूमि, तो दोआब ये चीज है। ठीक है, तो समय समय पर शासकों के बीच लड़ाई का केंद्र बना, जैसे मैंने बताया था ना, रायचूर दोआब बहुमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ाई का केंद्र बना था। मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए भी दिया था, कमेंट बॉक्स में। तो आनंद गुजरात राज्य के डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक जिला है जो साबरमती और माही नदियों के बीच में दोआब स्थित है। यह जो है एनडीडीबी, एनडीडीबी क्या हो गया? अब आपके दिमाग में आएगा एनडीडीबी क्या है, तो देखो मैंने क्या बताया, एनडीडीबी। एनडीडीबी मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी का मुख्यालय यहीं पर स्थित है, कहां पर? आनंद में, याद रखना। एनडीडीबी का मुख्यालय कहां है? आनंद। आनंद कहां है? गुजरात में। एनडीडीबी क्या हो गया? अभी मैंने बताया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, अब आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीडीबी जो है उसका फाउंडर थे वर्गीज कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक थे, है ना, यानी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन, जिसे शॉर्ट में डब्लू कुरियन के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीज कुरियन या वर्गीज कुरियन, या वर्गीज कुरियन बोलो या डब्लू कुरियन बोल दो। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन जो थे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसका फाउंडेड जो हुआ था 16 जुलाई 1965 को। एनडीडीबी है ना, 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा, जो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, माल बैंक। आनंद समझ में आ गया होगा, एनडीडीबी समझ में आ गया होगा, पोरबंदर मलक्का बैंक समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसे भी हटा दे रहा हूं, जब जरूरत होगा तो मैं ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट, माल बैंक। बैंक कौन सा है? माल बैंक है ना, याद रखना, माल बैंक। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अभी मैंने 2 नदी का चर्चा किया था थोड़ी देर पहले, साबरमती और माही नदी का। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं क्या? खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी के मुहाने के पास एक उथला सागर है, मतलब उठा हुआ सागर है, जो मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य मतलब मछली उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन है ना, मछली उत्पादन के लिए फेमस है, जिसे माल बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब चलता हूं मैं
आगे अगले पॉइंट की ओर, जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हो, ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, गुजरात, लेकिन मैं अभी चर्चा किसका कर रहा हूं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो आपका क्षेत्र देख रहे हो, एक जिला है, छोटा सा जिला है जिसका नाम है धार जिला। कौन सा? धार जिला। मैं यहां लिख दे रहा हूं मध्य प्रदेश के कौन सा जिला दोस्तों? धार जिले, है ना। तो मध्य प्रदेश के एक छोटा जिला है झार जिला, वहां से विंध्याचल श्रेणियों से निकलकर, विंध्याचल श्रेणी, मैंने किसका चर्चा किया? विंध्याचल श्रेणी। याद रखना, एमपी के धार जिले से विंध्याचल श्रेणियों से निकलकर गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और वो है कौन? माही नदी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये माही नदी के बारे में कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा साबरमती नदी। साबरमती नदी, अरावली की सर्वोच्च चोटी जो आप देख रहे हो, अरावली अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जब राजस्थान बताऊंगा। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है ना, बताऊंगा मैं। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर के पूर्वी भाग से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी है, जिसके दाहिने तट पर, या दाहिने तट पर बोल सकते हो कि साबरमती आश्रम है। साबरमती नदी पर कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि साबरमती आश्रम का निर्माण कौन कराया था? तो साबरमती आश्रम को बनाने वाले थे, जो अहमदाबाद में स्थित है। कहां स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। कौन बनाए थे? बापू मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बापू बनाए थे, महात्मा गांधी। अहमदाबाद में ये स्थित है, और 1915 में ये बनकर तैयार हो गया था साबरमती आश्रम। ठीक है दोस्तों, तो ये साबरमती, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। तो ये साबरमती आश्रम को कौन बनाया? महात्मा गांधी। और ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद। कौन बनाया? 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा ये बनाया गया साबरमती नदी। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है सरक्रिक। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं चर्चा किया था सरक्रिक, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित स्थल है, जिसका नाम है सरक्रिक। कच्छ जिला, ये जो रन ऑफ कच्छ है ना, मैंने अभी मैप में बताया था रन ऑफ कच्छ, ये जो निकला हुआ है ये रन ऑफ कच्छ, मतलब देखो जो मैप में बता दे रहा हूं ना, ये मैप जो है ये रन ऑफ कच्छ है ना, कच्छ का रन। तो रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ जिले के पश्चिमी सीमा के सहारे स्थित एक क्रीक है, जो पाक द्वारा विवादित है। यानी सरक्रिक पाकिस्तान और भारत के बीच है। यानी अगर पूछेगा सरक्रिक किसके किसके बीच है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कंट्राडक्टिव प्लेस है, जिसे सरक्रिक के नाम से जानते हैं। अब मैं चलता हूं कांडला पत्तन। कांडला पत्तन, पत्तन बोल दो, बंदरगाह बोल दो, सीपोर्ट बोल दो, उसी का ही कांडला नाम है उसका। तो कांडला पत्तन, ये कच्छ जिले में, फिर से कच्छ आ रहा है, रन ऑफ कच्छ, एकदम दिमाग में चला जाना चाहिए। रन ऑफ कच्छ, जो मुंह निकला हुआ है ऐसे, देखो मान लो कोई जानवर है, हा किया हुआ है ना, और उसका मुंह निकला हुआ, रन ऑफ कच्छ है, उसके नीचे खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ जिले में स्थित एक ज्वारीय पत्तन, अभी मैंने ज्वार के बारे में बताया, ज्वारीय टाइड हमेशा आते रहता है, समुद्र का स्थिति है। तो ज्वारीय पत्तन है, जहां पर 1966 में एशिया का प्रथम गांधी धाम निर्यात प्रसंस्करण पेटी, यानी ईपीजेड जिसको बोल सकते हैं ना आप, शॉर्ट में क्या बोलोगे? ईपीजेड, जैसे सेज वगैरह होता है ना, ईपीजेड। ईपीजेड का मतलब क्या हो गया? एन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, मतलब आयात निर्यात, तो इसका हो गया निर्यात, है ना। तो एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, और जेड से हो गया जोन, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अवस्थित है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। कांडला पत्तन के बाद अब मेरा अगला पॉइंट है 24th पैरेलल। आप लोग सुन रखे होगा 24th पैरेलल, 24वीं समानांतर रेखा। ये जो 24 डिग्री अंश अक्षांश है, ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले के से गुजरने वाली 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर के भूभाग पर पाकिस्तान इस पे दावा करती है कि ये मेरा क्षेत्र है। ये यूपीपीसीएस में और आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना। तो ये 24 डिग्री पैरेलल किसको किसको अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान को। सरक्रिक किसको किसको अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान को। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है सूरत। अंग्रेजों का आगमन हुआ था, यूरोपीय शक्तियां आई थी, सूरत पर कब्जा की थी, मैं चर्चा करूंगा इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सूरत खंबात की खाड़ी के किनारे, फिर खंबात की खाड़ी, कच्छ की रन ऑफ कच्छ और खंबात की खाड़ी का चर्चा मैं बहुत तैयार कर रहा हूं, तो दिमाग में रखना कि जो खंबात की खाड़ी है उसके किनारे स्थित सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक नगर है, और जिला जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? ताप्ती। हमेशा प्रश्न पूछता है सूरत, ताप्ती नदी के किनारे। अगर याद ना रहे तो ये दिमाग में रखना, सूरत से याद रखो, इमेजिन करो ये सूरज है, और सूरज से लोग क्या हो जाते हैं? तप जाते हैं। गर्मी से क्या हो जाता है? तप जाते हैं, तप जाते हैं। ये कोडिंग याद रखना। तो सूरज तपती, तो सूरत किस नदी के किनारे?
ताप्ती नदी के किनारे। तो खंबात की खाड़ी के किनारे स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक नगर मैंने बताया जो जिला ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और यहां पर सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस यहां पर स्थित है। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा कल्पसर परियोजना। कल्पसर परियोजना खंबात की खाड़ी पर बनने वाली बहुउद्देशीय ज्वारीय परियोजना है। ये खंबात की खाड़ी पर बनने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जहां मल्टीपल प्रोजेक्ट, जो बहुत सारे चीजों में हम लोग वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये कल्पसर परियोजना है। याद रखना, खंबात की खाड़ी के पास। अब मैं चलता हूं अगला पॉइंट, गिरनार। देखो गिरनार, गौ से गुजरात, याद रख सकते हो आप लोग बच्चों। गिरनार जूनागढ़ में स्थित राज्य की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गिरनार। एक है गिर वन्य जीव अभयारण्य। गिरनार के अलावा है गिर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, गिर वन्य जीव अभयारण्य एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण यह जाना जाता है, गिर वन्य जीव अभयारण्य। अब मैं ये इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब आप देखोगे पूरे विश्व में, ये जो आपका हो गया इक्वेटर, यहां पर हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया भारत, यहां पर हो गया आपका यूरोप, एशिया, पूरा एशिया भाग हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे मकर रेखा हो गया। ठीक है, मैंने रफ स्केल ऑफ वर्ल्ड का रफ स्केल बना दिया है। अब आप देखोगे कि जो आपका अफ्रीका का पार्ट्स है, दिस पार्ट, तो अफ्रीका का ये पार्ट से जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, तो उसमें आपको दृष्टिगोचर होगा कि ये जो अफ्रीकन कंट्री है इससे दोनों भाग से अलग हुआ ये। यानी ये जो भारत का पार्ट था ये चूंकि उत्तर दिशा में पले जा रहा था, फिर उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाने लगा, तो ये भारत का क्षेत्र वहां से, और चूंकि यहां पर घने जंगल पाए जाते थे प्राचीन समय में, और ये घने वन में बहुत सारे सिंह पाए जाते थे, और चूंकि इसी पार्ट से अलग हुआ भारत का ये पार्ट्स, और ये भारत खिसक खिसक कर आगे बढ़ने लगा, तो ये पार्ट जो था ये चूंकि अफ्रीकन कंट्री से टच था, इसलिए यहां पर वो वाला परिदृश्य, वो वाला माहौल, वो वाला कल्चर यहां पर पाया जाता है। और चूंकि यहां पर अफ्रीका वाले देश में, अफ्रीका महादेश में यहां पर बहुत सारे ऐसे सिंह पाए जाते थे, और वो सिंह इसलिए भारत में भी यहां पर पाए जाते हैं। तो गुजरात यानी गिर वन्यजीव अभयारण्य में सिंहों की प्रचुरता पाई जाती है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट में, जामनगर। आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाना दोस्तों। जामनगर भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का रिलायंस तेल परिशोध केंद्र है जामनगर। रिलायंस तेल परिशोध केंद्र है जामनगर में। इसके अलावा आप लोग बहुत चर्चित जगह है जिसका नाम है भुज। भुज भूकंप आया था, बहुत से भुज, बहुत से भूकंप। भूकंप मतलब अर्थक्वेक, बोल सकते हो कि डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। भूकंप, भूकंप यानी भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना, पृथ्वी के कांपने को क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो मैं जो भुज के बारे में बता रहा हूं, एशिया का पहला सौर तालाब और सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन का केंद्र बनाया गया था, और यह आईएएस में पूछा गया था। और साथ ही साथ 2001 में यहां प्रचुर मात्रा में क्या हुआ था? भूकंप। बहुत परिचित क्वेश्चन है भूकंप, भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है भुज, याद रखना दोस्तों। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, बड़ोदरा। बड़ोदरा भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना इंडियन पेट्रो रसायन लिमिटेड और गुजरात रिफाइनरी बड़ोदरा के निकट है। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद आप चलोगे कच्छ, जो मैंने बताया था ना, ये रन ऑफ कच्छ मुंह खुला हुआ है। गुजरात में स्थित भारत का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कच्छ है। कच्छ, रन ऑफ कच्छ नहीं बोला मैंने, गल्फ ऑफ कच्छ नहीं बोला मैंने कच्छ के बारे में चर्चा किया, और कच्छ एक जिला है। गुजरात में स्थित भारत का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है कच्छ। यह एक दलदली क्षेत्र है, पूरा दली पिटी रहता है। यहाँ बनास, रापेन, लूनी आंतरिक नदियां सूखती है। लूनी नदी आती है और वो सूखकर अंदर अंदर प्रवाहित होती है और सूख जाती है। यहाँ नमक का उत्पादन बहुतायत होता है। यहीं पर कच्छ में आप जंगली गधा यानी जंगली गधा का अभ्यारण्य है। जंगली गधा अभ्यारण्य है ना। तो जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है? तो जंगली गधा अभ्यारण्य कच्छ में स्थित है। अब चलता हूं मैं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है कोरी निवेशिका। बड़े बड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कोरी निवेशिका कच्छ के रन में स्थित है। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ है, पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोरी निवेशिका कहाँ है? तो रन ऑफ कच्छ में स्थित है। अगला पॉइंट चलता हूं, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, लोथल, जो भगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कल्चर में या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग में आप लोग पढ़ोगे लोथल, जो एक बंदरगाह था, लोथल है ना, बंदरगाह पत्तन। तो गुजरात के अहमदाबाद जिला, गुजरात का अहमदाबाद जिले में स्थित एक प्राग ऐतिहासिक नगर, जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का गोदी या बंदरगाह, गोदी बोल सकते हो, बंदरगाह बोल सकते हो, पत्तन बोल सकते हो, सीपोर्ट बोल सकते हो, है ना, ये लोथल। अब इसके बाद मैं चलता हूं सोमनाथ। बहुत चर्चित आक्रमण भी था सोमनाथ आक्रमण, इतिहास में पढ़ोगे, है ना, मेडवालिस्टी में। तो सोमनाथ जूनागढ़ जिले के ऐतिहासिक नगर, जहां पर मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गजनबी इतिहास में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। तो ये सोमनाथ आक्रमण बहुत ही फेमस था, बहुत चर्चित प्रसिद्ध आक्रमण था इनका। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट, राजकोट। राजकोट यह गुजरात राज्य का एक अंतःस्थलीय सूखाग्रस्त जिला है, जो दक्षिण स्थित गिरनार पहाड़ियों के कारण बिष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब एक पॉइंट आएगा आपका, बिष्टि छाया प्रदेश क्या है? देखो, बिष्टि छाया छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना। बिष्टि छाया प्रदेश, बिष्टि छाया, रैन शैडो एरिया इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? रैन शैडो एरिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिष्टि छाया प्रदेश क्या है? छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत आप लोग ये समझ लेना कि बिष्टि छाया प्रदेश क्या है। सपोज कर लो कि मैंने ये एक माउंटेन बनाया, ठीक है, सपोज कर लो कि मैंने ये माउंटेन बनाया, ठीक है। अगर इस माउंटेन के द्वारा अगर मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं कि ये जो है पवन, पवन है ना, पवन और एयर में अंतर होता है, मैंने बताया था। एयर जो है वो स्थिर होता है और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो विंड इसके स्लोप के सहारे चलते हुए जो ऊपर उठ रही है, अपवर्ड्स हो रही है, जो ऊपर उठ रही है, अगर इसमें नमी की मात्रा है, मॉइस्चरेज है, आर्द्रता है, और ये ऊपर उठ रही है वे इवेपोरेट होते हुए और यहां पर क्लाउड का निर्माण करती है, तो यहां क्या होता है? बारिश होता है। क्या होता है? बारिश। मैंने बताया था कि वाष्पीकरण अगर ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वहां पर बादल का निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा होगी, संघनन ज्यादा होगा और बारिश भी ज्यादा होगी। इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्लाउड का निर्माण ज्यादा होगा और संघनन ज्यादा होगा, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, और रेनफॉल भी ज्यादा होगा, तो यहां पर बारिश होगी। परंतु जहां पर वो बादल का निर्माण हुआ वहीं बारिश होगी, परंतु उसके दूसरे क्षेत्र में बारिश का अभाव होगा, है ना, बहुत कम ही बारिश होगी, नहीं के बराबर होगी, नेग्लिजिबल रहेगा वो, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा दैट इज कॉल्ड बिष्टि छाया प्रदेश। सपोज कर लो मैंने बताया यहां तमिलनाडु है, यहां केरल है, तो तमिलनाडु से निकला तो तमिलनाडु में बारिश कराएगा, केरल में नहीं कराएगा। लेकिन जब इधर से पवन चलेगी और इधर से मॉइस्चराइज लेकर आएगा तो यहां पर बारिश कराएगी, यहां पर बारिश नहीं कराएगी। तो उस कंडीशन में यहां पर बिष्टि छाया प्रदेश होगा। मतलब जहां पर बिष्टि ना हो तो वृष्टि का क्या हो गया? छाया हो गया, यानी बिष्टि छाया प्रदेश। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, अच्छे से समझना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं चर्चा कर रहा था राजकोट के बारे में, जो बिष्टि छाया में स्थित है। अब मैं आगे चर्चा कर रहा हूं, गुजरात जो है देश का सबसे बड़ा तंबाकू, टोबैको जिसको बोलते हैं, तंबाकू, कपास और मूंगफली का उत्पादक राज्य है। याद रखना, गुजरात। प्रमुख बंदरगाह में आप कांडला ले सकते हो, इंपोर्टेंट जो सीपोर्ट है उसमें आ जाएगा आपका कांडला। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह क्या हो गया? कांडला, है ना। सरदार सरोवर योजना आप लोगों ने सुना होगा, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो था वो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है बच्चों? तो नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात कहां है? नर्मदा नदी, जो विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है, याद रखना, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। अब मैं नोट करके आप लिख सकते हो चाहो तो ग्लोबल वार्मिंग समझते हो? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल मतलब पृथ्वी और वार्म मतलब गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो गुजरात जो है ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अलग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है गुजरात का, ये नोट आप याद रखना, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, मैंने क्या बोला? ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी पृथ्वी का गर्म होना, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आपको बता दूं कि वर्ष 2009 में 2009 में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात ने सौर नीति की घोषणा की थी। कौन सी नीति? सौर नीति, यानी सोलर पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रखी थी। गुजरात की प्रमुख जनजाति जो है वो है भील।
गुजरात की प्रमुख जनजाति जो है वो कौन सी है? भील। याद रखना, भील गुजरात की प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का गुजरात राज्य का ब्यौरा जो हम लोगों ने अभी जाना। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी गुजरात के बारे में। और भी डिटेल चाहिए होगा मैं और भी डिटेल देते रहूंगा आप लोगों को। अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में, प्रॉपर समय में वो आप लोगों के पास वीडियो अपलोड होकर पहुंच जाए और आप पहली बार देखकर उसे अच्छे से अपने को आत्मसात कर पाओ। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आए होगी। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट राज्य के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।